वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम लोग कस्टम वैल्यूएशन में थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। मेरे ख्याल से हमारा नॉर्मली पहले बेसिक क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए थे, फिर थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस भी देखे थे, और आज उसी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। आज हम एक और चीज़ सीखेंगे कि ड्यूटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें हम लोग को एक्सेसिबल वैल्यू निकालना था। अब हम जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसमें हम लोग को ड्यूटी निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ड्यूटी निकालने की अगर हम बात करें तो इसके लिए काम करते हैं। पहले हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग को अभी क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक सेकेंड। चलिए, तो आई होप सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है, ABC Company Limited has imported a machine from UK from the following particulars furnished by it arrive at the accessible value for the purpose of custom duty payable। मुझे accessible value निकालना है और उसके बेसिस पे custom duty कितना होगा वो निकालना है। प्राइस दिया हुआ है $10,000। हम लोग डिस्कस कर चुके थे क्या होगा। डिजाइन एंड इंजीनियरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड आउटसाइड इंडिया बाहर हुई है, और जितने भी डिजाइन और इंजीनियरिंग के एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे कॉस्ट में एड ऑन होते हैं। फिर हमारे पास है लाइसेंस फीस रिलेटिंग टू इम्पोर्टेड गुड्स पेएबल बाय द बायर एज अ कंडीशन ऑफ सेल। जो लाइसेंस फीस हो गई, जो टेक्निकल फीस हो गई, जो भी हमारे इम्पोर्टेड गुड्स से रिलेटेड होगा उसको हम लोग ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ 20% ऑफ परचेज प्राइस, तो 20% ऑफ परचेज प्राइस निकाल देंगे। फ्रेट दिया है एयर से, तो जब कभी भी फ्रेट देता है एयर में तो हमें बेसिक कुछ चीजें दिमाग में तुरंत रिकॉल होनी चाहिए। पहली है कि जब कभी भी फ्रेट दिया होगा बाय एयर, तो उस केस में अगर एक्सपेंस दिया होगा तो एक्सपेंस को 20% ऑफ एफओबी वैल्यू से कंपेयर करेंगे, जो दोनों में से कम होगा विच एवर इज लेस हम उसको ले लेंगे। ठीक, तो पहले दोनों को कंपेयर करेंगे, जो दोनों में से कम होगा वो ले लेंगे। और अगर हमें फ्रेट दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो उस केस में हम एयर के केस में 20% ऑफ एफओबी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है सर। मटेरियल एंड कंपोनेंट सप्लाइड इन यूके बाय द बायर फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यूड एट 20,000। मैं इंपोर्टर हूं और एक बंदा यूके का एक्सपोर्टर है। मैंने उससे सामान मंगवाया $10,000 का। मैंने बोला साहब मेरे पास एक 20,000 रुपए का रॉ मटेरियल है। 20,000 का क्या है? रॉ मटेरियल है। ये 20,000 का रॉ मटेरियल हम तुमको भेज रहे हैं, और जो हम आपको गुड्स भेज रहे हैं रॉ मटेरियल के तौर पे, उतने से आप अपनी कॉस्ट क्या कर लीजिएगा? कम कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसने बोला कि अपनी कॉस्ट क्या कर लो? कम कर लो। तो अगर वो ऐसा करता है तो भले कॉस्ट कम हो रही है, फिर भी हम उस जो भी 20,000 का अमाउंट हमने पे किया है, हमने दिया है, सामान एक्सपोर्ट किया है, उसकी वैल्यू को भी हम क्या कर देंगे? एक्सेसिबल वैल्यू निकालते समय कॉस्ट में इंक्लूड कर देंगे। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने इस पे अच्छे डिटेल से देखा था क्या होगा कैसे होगा, तो मेरे ख्याल से किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ सर। फिर हमारे पास है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन इंडिया। सर कोई बात नहीं है, वो हमारे कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। बाइंग कमीशन तो साफ साफ बोल रहा है बाइंग कमीशन, तो जब बाइंग कमीशन है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। इंपोर्टर पेड टूवर्ड्स डीमरेज चार्ज। ये डीमरेज चार्ज क्या होता है हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं डीमरेज चार्ज क्या होता है, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉरी, डीमरेज चार्ज का मतलब होता है सामान पोर्ट पर आकर के रखा है, शिप कंपनी ने उसको अनलोड भी कर दिया है, पोर्ट पे सामान रखा है। मैंने इंपोर्टर को, यानी कि मैं एज अ कस्टम अथॉरिटी, मैं कस्टम डिपार्टमेंट का बंदा, मैंने फोन किया और बोला ये सामान तुम्हारा पड़ा हुआ है, इसको आके ले जाओ। एक बार फोन किया नहीं उठाया, 2 बार फोन किया नहीं उठाया, जिसके वजह से वहां सामान रखे रखे खराब, मतलब रखा हुआ लेट हुआ। अब उसके वजह से वो सामान नहीं लेके जा रहा है, तो बाकी जो मेरे शिप्स के सामान थे वो हम अनलोड नहीं कर पा रहे प्रॉपरली। ठीक है, तो मैंने बोला कि काम करो, तुमको कुछ समय हम देते हैं इस सामान को हटाने का, सपोज 24 घंटे। अगर 24 घंटे के अंदर में तो अपना सामान नहीं हटाए पार्किंग में से, या कह सकते हो जहां मेरा पोर्ट है वहां से, तो उसके बाद से मैं डीमरेज चार्जेस ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा एज अ पेनाल्टी। और जब तक तुम अपना सामान लेकर के नहीं जाओगे तब तक हम तुम्हारे ऊपर पेनाल्टी चार्ज करते जाएंगे।
तो डीमरेज चार्ज नथिंग बट अ पेनाल्टी। और पेनाल्टी क्यों लगाया गया है? वो पेनाल्टी इसलिए लगाया गया है क्योंकि आपका सामान मेरे पोर्ट पे रखा हुआ है और आप इसको लेकर के जाओ। अगर आप लेके नहीं जाते हो तो आप उसके ऊपर पेनाल्टी लगाना स्टार्ट करेंगे। एक छोटी सी बात, बस एकदम नॉर्मल सी बात पूछ रहा हूं, डीमरेज चार्ज कब लग रहा है? जब वो सामान पोर्ट पर आ गया है, अनलोड हो गया है, अनलोड होने के बाद से वो क्या हो रहा है? पेनाल्टी लगा रहे हैं। तो क्या ये पेनाल्टी भी एसेसिबल वैल्यू में ऐड ऑन होगी या होनी चाहिए? सोचो सर, नॉर्मली आपने बताया था कि जब कोई भी खर्चा पोर्ट पे पहुंचने के बाद जितने भी खर्चे होंगे वो हमारे एसेसिबल वैल्यू का पार्ट नहीं बनेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो हम पेनाल्टी भी उसके ऊपर लगा रहे हैं वो पोर्ट से सामान नहीं हटाने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है? जितना वो लेट कर रहा है उसके लिए लगा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये सामान पे जो लगा रहे हैं वो पोर्ट से उतरने के बाद लग रहा है, और जब पोर्ट से उतरने के बाद हुआ है तो ये जो डीमरेज चार्ज है वो हम उससे पेनाल्टी के रूप में तो हम लेंगे, चार्ज करेंगे, बट हम इसे एसेसिबल वैल्यू में ऐड ऑन नहीं करेंगे, यानी कि इट वोंट बी अ पार्ट ऑफ माई एसेसिबल वैल्यू। क्लियर? तो आई थिंक क्वेश्चन ही हमारा सॉल्व हो गया। अब इसमें मेरे ख्याल से कोई ज्यादा इशू नहीं होगी। तो अब हम लोग फटाक से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो हम आते हैं फटाक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सारी चीजें मेरे ख्याल से आप लोग क्लियर है। चलिए, तो तुरंत हम लोग एक बना लेते हैं चार्ट। पहला मुझको यहाँ से हटा देते हैं। चलिए, तो हमारे पास भी है ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हमारे पास है पर्टिकुलर वर्टिकल पे नहीं आते, हम लोग सीधे आते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमारा हो जाता कॉस्ट। तो हमारी प्राइस ऑफ द मशीन कितनी थी सर? प्राइस ऑफ द मशीन जो थी वो हमारी थी $10,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे $10,000। प्राइस ऑफ द मशीन इज इक्वल टू $10,000। ठीक है सर। प्राइस ऑफ द मशीन के बाद से वी हैव डिजाइन एंड इंजीनियरिंग एक्सपेंसेस, और ऑब्वियस सी बात है डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग एक्सपेंसेस जो होता है वो मेरे कॉस्ट का पार्ट बनता है। तो वी विल ऐड डिजाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस। तो डिजाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस को जब हम ऐड ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा डिजाइन एंड इंजीनियरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। अब चलिए, ये कितना मेरा डिजाइन लगा है सर? डिजाइन का जो खर्चा है वो लगा है आपका इट्स $500। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे? इट्स $500। ठीक है। देन वी हैव, उसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास है सर लाइसेंस फीस रिलेटिंग टू इम्पोर्टेड गुड्स पेबल बाय द बायर एज अ कंडीशन ऑफ सेल। बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि लाइसेंस फीस दिया गया है और वो कंडीशन ऑफ सेल के लिए भी है। ठीक है, तो ये भी हमारे कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लाइसेंस फीस। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना था? 20% ऑफ प्राइस ऑफ द मशीन। तो 20% इसी का दो, एक 10,000 का, तो 10,000 का 20% कितना हो जाएगा? 200, सॉरी 2,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा इतना चीज। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? देन वी हैव फ्रेट, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। मटेरियल एंड कंपोनेंट सप्लाइड इन यूके, ये हमारा कॉस्ट का पार्ट बनेगा, बट चूंकि ये रुपीज में दिया है तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग कन्वर्जन कर लेते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन एक काम करते हैं, कन्वर्जन कर लेते हैं। तो चलो, तो वी हैव मटेरियल एंड कंपोनेंट सप्लाइड इन द यूके। ठीक है, तो कंट्रोल C से 40। ओके, सो हमारे पास ये भी है और ये हमारा है ये हमारे पास है, लेकिन ये हमारा रुपीज में दिया है तो हमको कन्वर्ट करना होगा। तो हम फटाक से इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है,
तो पहले हम लोग इतने चीज को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्जन रेट की अगर हम बात करें तो हमारे पास कन्वर्जन रेट कितना था, कन्वर्जन 10,000, 10,000, 12,500, तो हमारे पास है कितना 12,500, ठीक है 12,500, ठीक है। और हमारे पास जो कन्वर्जन रेट है वो कितना है, कन्वर्जन रेट जो है उसको भी हम लोग कहीं लिख लेते हैं। तो हमारे पास तो कन्वर्जन रेट था, कन्वर्जन रेट हम लोग जो लेंगे वो लेंगे किसका, बोर्ड का। तो कन्वर्जन रेट जो है वो हमारा बोर्ड का होगा, ठीक है बोर्ड का। तो कन्वर्जन रेट हमारे बोर्ड का कितना डिसाइड हुआ था, तो कन्वर्जन रेट हमारे बोर्ड का था 70 रुपये डिसाइड बाई बोर्ड, और 71 रुपये नोटिफाइड बाई दी आरबीआई। तो हम लोग को बोर्ड ने जो डिसाइड किया वही ले लेंगे। तो हमारा बोर्ड ने डिसाइड किया 70, तो हम लोग कितना चार्ज करेंगे 70, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ब्रैकेट में कर देते हैं 70, ठीक है। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा दे देगा 12,500 इंटू 70, लिखने कैलकुलेट 12,500, एक सेकेंड, 12,500 इंटू 70, ये आ जाएगा मेरा 8,75,000, 8,75,000, 8,75,000, ठीक है। चलो, तो ये हमारा हो गया इतनी वैल्यू। और अब हम इसमें 20,000 ऐड कर देंगे किसका, वैल्यू का। तो ये हमारा 20,000, तो ये हमारा जोड़ने पे आ जाएगा एफओबी वैल्यू। तो हमारे पास एफओबी वैल्यू कितना हो जाएगा, 8,95,000, 8,95,000, ठीक है। और ये हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारी एफओबी वैल्यू, ओ बी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब हमारे पास इसमें ऐड करना है फ्रेट। तो अगर हम फ्रेट की बात करें तो फ्रेट के लिए हमको बोला है क्वेश्चन में, एयर के थ्रू है तो $3,000, तो हम लोग फ्रेट जो है वो $3,000 दिया है। तो देख लेते हैं फ्रेट, फ्रेट भी है $3,000, क्योंकि एयर से है तो हम एयर के हिसाब से देखेंगे। तो फ्रेट $3,000, ठीक है। तो हमारे पास फ्रेट हो गया $3,000, ठीक है। तो $3,000 देखेंगे, ठीक। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो $3,000 को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें इसमें तो इंटू 70, ये हमारा आ जाएगा 2,10,000, ठीक है। कितना आ गया, 2,10,000, तो 2,10,000 और 20% ऑफ एफओबी वैल्यू, 20% ऑफ एफओबी वैल्यू का मतलब 8,95,000 का 20%, तो 8,95,000 का 20%, ये आ जाएगा आपका 1,79,000 और 1,79,000 विच एवर इज लेस। तो हमारे पास लेस क्या होगा सर, हमारे पास तो लेस में आ जाएगा 1,79,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1,79,000। देन वी हैव इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे पास कितना है, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे पास है इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 6,000 का। अच्छा ये रुपीज में दिया ना, ठीक है, तो वेरी गुड, रुपीज में दिया मेरे, अच्छा ही है। तो अगर रुपीज में दिया है तो हम इसको रुपीज से कॉपी कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम फिर बता रहे हैं कि आप लोग स्टार्टिंग में इसको पॉज करके लिख लेना, ठीक है, तो आप लोग के लिए आसानी होगी, ठीक है। क्वेश्चंस आप लोग को शायद दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप लोग नोट किए होंगे, तो उसी के हिसाब से देखते रहना बार बार, ठीक है। तो क्वेश्चन एक जगह नोट कर लेना। हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन इंडिया है और ये हमारा 6,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6,000, ठीक है। ये आ जाएगी हमारी कौन सी वैल्यू सर, ये हमारी वैल्यू कहलाएगी CIF वैल्यू, CIF, ठीक है। और CIF वैल्यू हमारी कितनी आएगी, CIF वैल्यू इसको फटाक से एकदम लोग ऐड करेंगे एकदम तुरंत से। सर CIF वैल्यू जो आएगी वो हमारी आएगी, इसको ऐड कर देते हैं। तो वी हैव 8,95,000 प्लस 1,85,000, 10,80,000। तो हमारे पास CIF वैल्यू जो है वो कितनी आई है, 10,80,000, 10,80,000,
ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेफ वैल्यू निकल गया। चूंकि अब हमारे पास लोडिंग अनलोडिंग नहीं ऐड करना है, पहले ऐड करना होता था, लेकिन अब हमको ऐड करने की आवश्यकता है। तो लोडिंग और अनलोडिंग जो चार्ज है वो एग्जेम्प्ट, दिस इज एग्जेम्प्टेड। अभी करंट नोटिफिकेशन में उसको क्या किया गया, एग्जेम्प्ट किया गया। तो ये हमारे पास कुछ नहीं होगा, बस भी डैश यानी कि नील। तो हमारे पास आ गया 10,80,000। ठीक है, 10,80,000। ठीक, तो आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। हाँ, बाइंग कमीशन हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले कि बाइंग कमीशन जो है वो हमारे एसेसिबल वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। तो देयर विल बी नो 10 लाख जो हमारा कह सकते हो क्या, बाइंग कमीशन जो है वो हमारा पार्ट नहीं बनेगा। और एक हमारे पास था जो कि था आपका, ठीक है, चलिए, तो आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो एक और हम लोग न्यूमेरिकल उठाते हैं, ठीक है, उसको भी जरा देख लेते हैं। तो एक मिनट, आई थिंक आप लोग को स्क्रीन अब दिख रही होगी। ओके, सो चलिए, देन वी अगेन हैव अ क्वेश्चन। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा। An Indian dealer imported raw material from America at $5,000. However, the following expenses are not included in it. ठीक है, उसने $5,000 का सामान मंगवाया अमेरिका से, लेकिन फॉलोइंग एक्सपेंसेस जो है उसमें इंक्लूड नहीं है। कौन कौन सी है? गुड्स वर पैक्ड फॉर विच पैकिंग चार्जेस वर चार्ज्ड। पैकिंग चार्जेस तो हम लोग को पता ही इंक्लूड होता है, ठीक है। गुड्स वर स्टफ्ड इन रिटर्नेबल कंटेनर, प्राइस ऑफ कंटेनर इज $2,000। अब जरा समझते हैं इसको, पहले ये होता क्या है, ठीक है। सर, रिटर्नेबल कंटेनर क्या होता है? थोड़ा रिटर्नेबल कंटेनर के बारे में बताइए। आई होप कि आप लोग जहाँ रहते हो, या हो सकता है जो हॉस्टल्स या जो पीजी या जो कोई किसी की शॉप होगी, तो उनके यहाँ मॉर्निंग में एक वाटर पानी आप लोग मंगवाते होगे कंटेनर में, बड़े बड़े आता है, और वो शायद 20 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज करता है, 20 या 25 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज करता है। तो वो आपको वाटर देता है और आपसे कहता है कि मैं सुबह आपको कंटेनर देकर के जा रहा हूँ और बाद में हम आपसे कंटेनर लेकर के वापस चले जाएंगे। तो ये जो डेली बेसिस पे काम होता है ना, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दो इस सिचुएशन में। मैंने विदेश से कोई सामान मंगवाया 1,00,000 का, ठीक है, मैंने कितना सामान मंगवाया 1,00,000 का। मैंने उसको बोला, सॉरी, एक्सपोर्टर ने मुझसे बोला कि 1,00,000 का जो सामान दे रहे हैं उसको हम 50,000 के कंटेनर में दे रहे हैं। तो एक्चुअल में तो साहब ये सामान आपको 1,50,000 का पड़ रहा है, लेकिन आप यूज करने के बाद से ये 50,000 का कंटेनर मुझे वापस कर देना। तो जब मैं उसको 50,000 का कंटेनर वापस कर दे रहा हूं, तो क्या अब वो सामान मुझे 1,50,000 का पड़ रहा है? मैंने सामान उससे लिया 1,50,000 का, मैंने बोला 50,000 का सामान ले लो, तो क्या वो मुझसे 1,50,000 रुपए चार्ज करेगा या 1,00,000 रुपए चार्ज करेगा? पहले वो मुझे 1,50,000 लिया होगा, अब कह रहा है जब आप वापस करोगे तो 50,000 हम आपका वापस कर देंगे। यानी कि एक्चुअल में सामान हम कितने का ला रहे हैं? 1,00,000 का। एक्चुअल में अगर हमारे पास सामान 1,00,000 का आ रहा है तो टैक्स भी कितने पे लगना चाहिए? 1,00,000 पे। अब सोचो अगर मैं 1,50,000 पे टैक्स लगा दूं, तो कहीं ना कहीं इंपोर्टर बेचारा जो चीज यूज नहीं कर रहा है उस पे उसको टैक्स देना पड़ रहा है। ये गलत है कि नहीं है? एकदम नॉर्मल सी बात, ये तो गलत है। तो इसीलिए बोला गया कि साहब ऐसा अगर कोई चीज उसके कॉस्ट में एड ऑन है, ठीक है, अगर एड ऑन है या नहीं है, तो सीधी सी बात बोला गया कि अगर जो रिटर्नेबल कंटेनर होगा, यानी कि जो वापस जाने वाला कंटेनर होगा, वो उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो इंक्लूड नहीं है तो अच्छी बात है, हम इंक्लूड करेंगे भी नहीं, क्योंकि रिटर्नेबल आइटम्स जो होता है वो हमारे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। और अगर बाय चांस उसने कॉस्ट में एड ऑन कर दिया है तो हमको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, यानी कि उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे। सर बिल्कुल क्लियर हो गया। यानी कि रिटर्नेबल कंटेनर जो होता है उसकी अगर कॉस्ट हमारे उसमें ऐड ऑन है कॉस्ट में, तो हम उसको माइनस कर देंगे, और अगर वो ऐड ऑन नहीं है हमारे कॉस्ट में तो हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे, क्योंकि वो मेरे एसेसिबल वैल्यू का पार्ट नहीं बनता है।
ठीक। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस टू इंडियन पोर्ट सर एड ऑन होगा, ये चूंकि इंडियन पोर्ट है यानी कि शिप होगा तो शिप का केस है, तो हम लोग जितनी कॉस्ट दी उतना ले लेंगे। ट्रांजिट इंश्योरेंस प्रीमियम बिल्कुल जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम जाता ही है। ब्रोकरेज पेड टू ब्रोकर ऑफ एक्सपोर्टर हु अरेंज द डील बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ये बाइंग कमीशन नहीं है। नीचे आपको कंप्यूट एसेसेबल वैल्यू टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी दिया है, एक्सचेंज रेट दिया है, $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज। वी हैव कस्टम यानी कि सॉरी कस्टम ड्यूटी नहीं, ये बेसिक कस्टम ड्यूटी होगा। तो एक मिनट, लेट मी करेक्ट, ये हमारा है बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो हमारा कितना है 10% है, एंड वी हैव आईजीएसटी एट 12%। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। और एक SWSS ऐड कर दो, एक हमारा लगता है SWSS याद होगा, SWSS ठीक, ये भी इसमें एड ऑन हो जाएगा, और ये लगता है आपका 10% के हिसाब से, तो इसको कर देते हैं 10%। सोशल सिक्योरिटी वाला जो था, सोशल वेलफेयर टैक्स, ठीक है, जो कंपनसेशन से इसको हटा करके एक तरह से लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो कंपनसेशन से इसको हटा करके लगा है। ठीक है, अब क्लियर है, तो हम लोग फटाक से क्वेश्चन करते हैं। तो एक सेकेंड, ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है, अब हम लोग फटाक से इसको सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक सबको बोर्ड दिख रहा होगा, इसको सेव कर लेते हैं और फिर इसको क्लियर वाइट, ठीक है। ठीक है सर, तो फटाक से वही हमारा पुराना सारा कुछ चीज़ों को एज इट इज ऐसे ही रख देते हैं। ये हमारा इंडियन रुपीज हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा डॉलर में, ठीक है। पर्टिकुलर और वो अमाउंट आप लोग भर दोगे, मुझे पता है, तो उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। चलिए, तो फटाफट देखते हैं। पहले हमारे पास है गुड्स वर सॉरी रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल की परचेज प्राइस क्या है, तो परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो व्हाट वाज द परचेज प्राइस, परचेज प्राइस रॉ मटेरियल, ठीक है सर। ये थी आपकी $5000 थी क्या, लेट मी चेक, ये हमारी थी यस इट वाज $5000, ठीक है। तो वी हैव $5000। देन वी हैव हमारे पास क्वेश्चन में था गुड्स वर पैक्ड फॉर विच पैकिंग चार्जेस, तो पैकिंग चार्जेस तो हमारा हमको पता ही है कि चार्जेस होता है, तो पैकिंग चार्जेस हमारा था $5000। ये भी सोचो $5000 का डॉलर का सामान था और 5000 उसका पैकिंग चार्जेस भी था, क्या दिक्कत है। तो हमारा पैकिंग चार्जेस हो गया, तो एक सेकेंड, वी हैव पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस हो जाएगा हमारा, ये हमारा था कितना $5000, ये भी था, ठीक है 5000। देन वी हैव उसके अलावा हमारे पास क्या था सर, उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में था रिटर्नेबल कंटेनर। रिटर्नेबल कंटेनर के बारे में हम लोगों ने देखा था कि चूंकि ये रिटर्नेबल कंटेनर है, तो इसकी कॉस्ट तो हमको वापस मतलब इसकी कॉस्ट मुझे वापस हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, उसने लिया होगा तो मुझे वापस कर देगा, और अगर नहीं लिया होगा तो कुछ नहीं करेंगे। तो रिटर्नेबल पैकेज कंटेनर्स जो होते हैं वो है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट होगी वो हमारी हो जाएगी निल, क्योंकि हम उसको लेते नहीं है, ठीक है। क्लियर है, मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग को और अच्छे समझ में आए। आप लोग चाहो तो उसको लिखना भी मतलब छोड़ भी सकते हो, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ओके। देन वी हैव ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, अभी ने बाइंग कमीशन है, तो बाइंग कमीशन जो है वो हमारा बाइंग कमीशन नहीं है बल्कि ब्रोकरेज पेड है टू द ब्रोकर ऑफ द एक्सपोर्टर। ये मेरा बाइंग कमीशन है, तो जब तक बाइंग कमीशन नहीं लिखेगा हम लोग उसको नहीं लेंगे, ठीक है। बाइंग कमीशन जब लिख दिया तो उसको इग्नोर कर देना, और बाइंग कमीशन के अलावा कुछ भी लिखा होगा तो हम उसको ले लेंगे, ठीक। तो बाइंग कमीशन हमारा है आई थिंक इट्स 500, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा 500। उसके बाद से हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस है, तो हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा एफओबी वैल्यू, तो वी कैन राइट एफओबी वैल्यू, दिस इज आवर एफओबी वैल्यू।
ठीक है। यस सर, एफओबी वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, एफओबी वैल्यू काउंट कर लेते हैं। एफओबी वैल्यू आ जाएगा हमारा 5 5 10 10,500 10,500। क्लियर सर। अच्छा, इतना काम हो गया। उसके बाद से हमको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देखने हैं, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के अलावा क्या देखना है, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है हमारे पास, तो इंडियन पोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस टू इंडियन पोर्ट, ठीक है। ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है $4,000। क्योंकि शिप नहीं, सॉरी ये एयर नहीं है, तो हमें कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और फिर हमारे पास है ट्रांजिट इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ट्रांजिट इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे पास है, ट्रांजिट इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्रांजिट इंश्योरेंस प्रीमियम। चलिए, मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। ट्रांजिट इंश्योरेंस प्रीमियम आपका है अमाउंट $250। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं $250, 250। बस अब हम इसको फटाक से ऐड करते हैं, एडिंग वाला काम होगा हमारा। तो एडिंग से पहले इसको पहले यहाँ पे से करते हैं, एंड देन हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं। इनको ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग नाम देंगे CIF। क्या नाम देंगे, CIF। ठीक है। तो इसको, ठीक है, इसकी नाम होगी हमारी CIF वैल्यू। CIF वैल्यू तो कितने करके बताइए आप, CIF वैल्यू। ठीक है। तो एडिशन कर लेते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा मेरा 10,500, 14,500, 14,750, ऐसे ही आ जाएगा 14,750, 14,750। ठीक है। अच्छा, लोडिंग अनलोडिंग चार्ज फिर से हम लोग लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है। तो लोडिंग अनलोडिंग अभी हम लोग फिलहाल हटा देते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद से हमारे पास बस ये हमारा एक्सेसिबल वैल्यू। एक्सचेंज रेट दिया है $60, तो $60 दिया है, तो हम लोग $60 के हिसाब से इसको कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्सचेंज डॉलर। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट है हमारे पास, एक्सचेंज रेट सर ये है आपका, ब्रैकेट में लिख देते हैं स्टार बना के 60, 60। ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में कर दो, सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी आ जाएगी वैल्यू 14,750 इंटू 60, 14,750 इंटू 60, 8,85,000, 8,85,000, 8,85,000। तो 8,85,000। ठीक है। तो ये हमारा आ गया एसेसेबल वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सबको चाहे तो एसेसेबल वैल्यू, एसेसेबल। ठीक है। यहाँ तक का हमारा काम खत्म। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो एक काम ये कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक अलग से वर्किंग कर देते हैं। ठीक है। यहाँ से खुला के देते हैं। यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। अब हमारा है कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो शॉर्ट में लिखते हैं कैलकुलेशन कस्टम ड्यूटी। तो सबसे पहले हमारा लगता है बेसिक कस्टम ड्यूटी। कौन सा लगता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट कितना है सर, रेट है एट द रेट 10%। याद रखना 10% लिख देंगे। ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं देगा तो 10% लिख देना, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में कोई रेट देता है तो रेट लिखना। ठीक, नहीं तो नॉर्मली हम लोग 10% लिखते हैं। ये 8,85,000 का 10% आएगा। तो सर 8,85,000 जो है उसका 10% आएगा 88,500। ठीक है। कितना आ जाएगा, 88,500। ठीक। देन वी हैव SWSS। ठीक है। कितना है, SWSS।
ये भी है आपका 10% एट द रेट 10%। अब मेरी बात ध्यान सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। SWSS होता है वो सेस होता है, ठीक है। अगर हम इसको ब्रैकेट में लिखना चाहें तो और अच्छे से लिख देते हैं, इट इज अ सेस, ठीक है। क्या होता है? सेस होता है। तो जो सेस होता है वो टैक्स ऑन टैक्स होता है, यानी कि ये जो हमारा 88,500 है ना, इसी का 10% निकला होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये हमारा हो जाएगा 8856। इन दोनों को जोड़ने पे हमारा आ जाएगा, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा आ जाएगा 88,96 जोड़ लेते हैं, 88,500 प्लस 8850, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा 97350, 97350, ठीक है। अच्छा, जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है वो हमारा हट गया, तो हमको जरूरत नहीं लगाने का। जीएसटी जो है वो आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। और आईजीएसटी के लिए हम लोगों ने सेक्शन लेगा 3 सबसेक्शन 7, तो आईजीएसटी 3 सबसेक्शन 7, ये कुछ नहीं है, बस वही है, एक सेक्शन दिया गया है टैक्स ऑन इंपोर्ट, आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट, और इसका रेट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है एट द रेट 12%, एट द रेट 12%, ठीक है। तो आईजीएसटी ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक वर्किंग है, एकदम बहुत अच्छे से देखेंगे हम लोग। आईजीएसटी जो लगता है वो हमारा टोटल वैल्यू पे लगता है, ठीक है। किस पे लगता है? टोटल वैल्यू पे। पीछे, ठीक है। आईजीएसटी जो है वो हमारा किस पे लगता है? टोटल वैल्यू पे लगता है। तो 8,85,000 जो है लगेगा ही लगेगा, ठीक है। प्लस एसेसबल वैल्यू है उस पे तो लगेगा ही लगेगा, प्लस और किस पे लगेगा? और ये लगेगा हमारे जो हमारा टैक्स था, तो टैक्स हमारे पास 8850 था, याद है। और हमारे पास SWSS भी था, ठीक है। और हमारे पास क्या था? SWSS भी था। तो SWSS प्लस प्लस हाँ 8850, ठीक है। इतनी अमाउंट पे हमारा क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। उस पर काम करके जोड़ देते हैं, तो 97350 था ही, उसमें प्लस कर देते हैं 8850, यानी अगर 9,82,350, 9,82,350, 9,82,350 आप लोग के लिए लिख देते हैं, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये इतना आएगा। और अब इसका लगेगा कितना परसेंट? 12%, तो स्टार बना करके 12%, ठीक है। चलिए, तो इसका 12% निकाल, ठीक है। चलो, इसका 12% निकाल लेते हैं फटाक से, तो ये आ जाएगा 9,82,350 प्लस सॉरी इंटू 12%, 117,882, 117,882, ठीक है। और इसको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास टैक्स का अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, टैक्स का अमाउंट इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक। और इसको जोड़ने पे हमारा आ जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो टोटल लायबिलिटी, ठीक है। ये कितनी आएगी? हम लोग जरा ऐड कर लेते हैं इसको, तो ऐड करने पे आएगा आपका ये तो तुम्हारा 117,882 प्लस 97,350, 97,350, ये आ जाएगा 215,232, 215,232, 215,232, ठीक है। तो आई डोंट थिंक इसमें अब किसी तरह का डाउट होगा, बिल्कुल इसी तरीके से वर्किंग करेंगे। और पॉज करके आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। अब नेक्स्ट क्लास में जितने भी डाउट्स होंगे आप लोग के, आप लोग जो जितने भी डाउट्स मुझे सेंड करोगे पर्सनली से, वो सारे के सारे हम लोग सॉल्व कर देंगे। मेरे पास ऑलरेडी अभी 2 डाउट आ चुका है, 2 क्वेश्चंस का, तो उसको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और बाकी भी आप लोग से उम्मीद है जितने भी डाउट्स आप लोग के पास आ रहे हैं वो सारे के सारे आप मुझे भेज दो, ताकि मैं एक साथ उनको क्या कर दूं, सॉल्व करके आपको भेज दूं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को इशू होगा। अब यहाँ तक में क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे पास 2 क्वेरी आई है उसको मैं रिजॉल्व कर दूं, और नेक्स्ट क्लास तक हो सकता है हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास हम लोग की रहेगी कस्टम पे,
जिसमें आप लोग के जितने भी डाउट्स होंगे उनको हम एक बार समराइज करके बता देंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को ठीक लगा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए फिर, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।